हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज संडे है। आज के सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होने वाला है, जहां पर हम 9 से लेकर 15 जून तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एंड तक सेशन में बने रहिएगा। हम चलते हैं वीकली करंट अफेयर के आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। अक्सर एग्जाम में इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। आपको पता है किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों में कितने ज्यादा समान अवसर दिए गए हैं, इसके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। महिलाओं को वर्क प्लेस पर कितने समान अवसर हैं पुरुषों की तरह, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड देख लें, हेल्थ के सेक्टर में देख लें तो, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी अच्छी है, इस आधार पर रैंक किया जाता है किसी भी देश को। जहां पर समानता सबसे ज्यादा महिला और पुरुषों में, वो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर होगा। जहां पर असमानता सबसे ज्यादा, वो इस इंडेक्स में सबसे लास्ट प्लेस पर रखा जाएगा। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2025 में इंडिया को 131वीं रैंक पर रखा गया। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 2024 में जब इंडेक्स आया था ना, तब इंडिया की रैंक थी 129। मतलब अब इंडिया की रैंक में 2 अंक की गिरावट हुई है। मतलब कहीं ना कहीं असमानता देश में बढ़ी है, यह इस चीज को इंडिकेट करता है। अब बात आती है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है? इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2025 में 148 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया और इसमें इंडिया को 131 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर हमारी रैंक क्या थी? 129। सबसे ज्यादा बेस्ट अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये बांग्लादेश का रहा, क्योंकि लास्ट बार 2024 में इसकी रैंक 99 थी और अब ये आ गई है 24 पर। भगवान जाने किस आधार पर निकाला है, पर रैंक तो यही है। ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर है आइसलैंड, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है नॉर्वे। लास्ट 3 कंट्रीज की बात करें तो सबसे आखिरी में 148 रैंक पर रखा गया है पाकिस्तान को। फिर सेकेंड लास्ट सूडान और फिर थर्ड लास्ट देखें तो 4। इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक की बात करें तो बांग्लादेश 24, नेपाल 125, चाइना 103, भूटान 119, श्रीलंका 130 और मालदीव 138 रैंक पर रखा गया इस इंडेक्स में। ओके। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली नॉर्वे में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था 2025 में और इसका खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगर हम मैग्नस कार्लसन की बात करने वाले हैं तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि यह नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं और नॉर्वे में ही इन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। यहां पर देखिए अलग अलग जो चेस के गेम्स होते हैं ना, उसके आधार पर ऑल ओवर अंक टेबल बनाया जाता है। तो उस जो पॉइंट टेबल है उसमें सबसे ऊपर 16 पॉइंट के साथ रहे हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अपना लास्ट मैच भारत के अर्जुन एरिगेसी के साथ खेला था। हालांकि वो ड्रा हो गया और उसके बाद इनके जो टोटल पॉइंट्स रहे वो 16 रहे, सबसे ज्यादा। तो मैग्नस कार्लसन यहां पर विनर हो गए। सेकेंड नंबर पर रहे फेबियानो कारुआना, ये आते हैं यूएसए से। और थर्ड पर रहे भारत के डी गुकेश या डोमा राजू गुकेश, इंडिया में चेन्नई तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। तो ये टॉप 3 हैं मेंस कैटेगरी में। वहीं पर अगर हम विमेंस कैटेगरी में बात करें नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की, तो विमेंस कैटेगरी का खिताब जीता है अन्ना मुस्चुक ने, जो कि यूक्रेन की एक चेस प्लेयर है। ली टिंगजिन चाइना की है, सेकेंड प्लेस पर रही। और इंडिया की कोनेरू हम्पी ये थर्ड प्लेस पर रही है। यह है विमेंस कैटेगरी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है, अब उसका नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज किया गया। आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये 2 टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती थी 2 नामों से।
जब इंडियन टीम जाती थी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने तो उसे कहा जाता था पटौदी ट्रॉफी, और जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती थी तब उस सीरीज को कहा जाता था एंथोनी डी मेलो सीरीज या ट्रॉफी। एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी 1951 में शुरू की गई थी जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती थी टेस्ट खेलने। पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी 2007 में जब इंडिया की टीम जाती थी टेस्ट खेलने इंग्लैंड में। तो पहले ये दो अलग अलग थी, अब इनको ज्वाइन करके नया नाम दिया गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत के सचिन तेंदुलकर बैट्समैन और इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम किया गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नया नाम क्या है। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई? आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो आरबीआई ने क्या किया, हाल ही में रेपो रेट को घटा दिया है। पहले ये 6% थी, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 5.5%। अगर हम बेसिस पॉइंट की कटौती देखते हैं तो ये 50 बेसिस पॉइंट की कटौती है। ओके, कितनी, क्या होता है कि 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो क्योंकि आधा परसेंट कट हुआ है तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है रेपो रेट में आरबीआई ने। पहले रेपो रेट 6% थी, अब भारत में रेपो रेट कितनी हो गई है 5.5%। इस साल ये तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है आरबीआई ने ताकि इंडिया में परचेसिंग पावर बढ़े। कुल मिलाकर 2025 में अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। अभी जो की गई वो 50 बेसिस पॉइंट की थी, लेकिन उसके पहले भी क्योंकि 2025 में 2 बार कटौती हो चुकी है तो इस साल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। डन। तो 50 बेसिस पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, बेसिस पॉइंट जो है ना वो सबसे छोटी इकाई है ब्याज दरों में बदलाव को मापने की। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है फ्रेंच ओपन। सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पर आयोजित किया जाएगा इसके बाद विंबलडन ओपन जुलाई के मंथ में, और फिर विंबलडन ओपन है, फिर आयोजित किया जाता है अमेरिकी ओपन सबसे आखिरी में सितंबर मंथ में। तो इस तरीके से ये 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। अभी फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया 2025 के। यहां पर मेन सिंगल का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज की बात करें तो स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। तो विनर हो गए कार्लोस अल्कराज और रनर अप हो गए जेनिक सिनर। ये हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनल खेला गया है। 5 घंटे 29 मिनट ये फाइनल चला था कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर के बीच में, जिसमें कार्लोस अल्कराज जीत गए। विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता कोको गॉफ ने, यूएसए की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में हराया आरेना सबालेका को जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। तो फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस और विमेन सिंगल विनर और रनर अप पता चल गए। 2024 की बात करें, अच्छा फ्रेंच ओपन शुरू कब हुआ था? 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र टेनिस ग्रैंड स्लैम है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल ने इसको जीता है, 14 बार मेन सिंगल में। 2024 के विनर की बात करें फ्रेंच ओपन में, मेन सिंगल का खिताब तब भी कार्लोस अल्कराज ने जीता था, मतलब इस बार इनका लगातार दूसरा खिताब है। लास्ट ईयर इन्होंने फाइनल में हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, ये जर्मनी से आते हैं। विमेन सिंगल का खिताब जीता था इगा स्विएटेक ने, पोलैंड की प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में जेस्मिन पाओलोनी को हराया, ये इटली की प्लेयर है। तो ये 2024 के फ्रेंच ओपन के हो जाते हैं विनर और रनर अप। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं आप सभी के लिए। देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जीएस के 10,000 वन लाइनर आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा जीएस का बहुत अच्छा वेटेज आपको देखने को मिलेगा यहां पर ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर आपने नहीं पढ़ा है जीएस, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप ये 10,000 वन लाइनर पढ़ के चले जाना, आपके लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको आज के लिए ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं इजीली।
तो 10,000 जीएस के वन लाइनर किस ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? तो इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने डायरेक्ट लोन फैसिलिटी की शुरुआत की है, यह बन गई है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, काफी सारी चीजें आपने ऑर्डर भी की होगी कभी ना कभी फ्लिपकार्ट से। तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, पहली बार इसे प्रत्यक्ष ऋण सुविधा दी गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने क्या किया है कि फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी लाइसेंस दिया है। एनबीएफसी लाइसेंस को समझें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस होता है। ये बैंक नहीं है, लेकिन कुछ बैंकिंग फैसिलिटी ये दे सकती है, कुछ बैंकिंग वर्क कर सकती है, जैसे लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस देना। ये सारे काम एक एनबीएफसी जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो कर सकता है। तो पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी जिसको ये फैसिलिटी दी गई वो कौन है? फ्लिपकार्ट है। ठीक है, तो बैंक की तरह ये जनता के अकाउंट्स नहीं खोल सकती, लेकिन लोन दे सकती है, इंश्योरेंस कर सकती है, इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकती है, ये सारे काम कर सकती है। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। आपको पता है जब से इंडिया और मालदीव के मध्य में विवाद हुआ था, उसके बाद टूरिज्म लगभग मालदीव का जो इंडिया से जाता था वो खत्म होने की कगार पर था। तो मालदीव ने क्या किया, अब अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। अब कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म को प्रमोट करती हुई नजर आएगी। मालदीव एक साउथ एशिया का एक आइलैंड कंट्री है, एशिया की सबसे छोटी कंट्री। यहां पर 1200 से ज्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन केवल 200 पर ही लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल है माले। मालदीवियन रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के। हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेइदा पोर्ट हमको देखने को मिलेगा यमन में। यमन अगर हम देखें तो ये पश्चिमी एशियाई देश है, सऊदी अरेबिया के दक्षिण में हमको ये देखने को मिलता है। इसका एक पोर्ट है हदोइदाह पोर्ट। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इजराइल ने इस पर अटैक किया था। इस पोर्ट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी की और इसके अलावा नेवल स्ट्राइक भी की है, क्योंकि इजराइल का आरोप था कि यमन का ये जो पोर्ट है होदेइदा पोर्ट, यहां से जो हुती विद्रोही है वो हमास को हथियार और सामान सप्लाई कर रहे। तो इसलिए इजराइल ने इस पोर्ट पर दो तरीके से अटैक किया, नेवल अटैक भी किया, एयर अटैक भी किया, और उसके बाद इस पोर्ट को तबाह कर दिया था। तो इसलिए यह सुर्खियों में रहा। किस देश में है होदेइदा पोर्ट? तो यमन में देखने को मिलेगा। यहां पर हुती रिबेल्स की बात करें, हुती विद्रोहियों की, तो यमन का एक विद्रोही ग्रुप है। यमन में बहुत सारे क्षेत्रों पर इसका कब्जा है। इवन 2014 से यमन की कैपिटल सना पर भी हुती विद्रोहियों का ही कब्जा है। एक आतंकवादी ग्रुप आप इनको बोल दो, है ना, सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं ये यमन में, और इन्होंने यमन के आधे से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। ये चाहते हैं कि हम सत्ता में काबिज हों। तो ये हमास की भी सहायता करते हैं। तो इजराइल ने इनके पोर्ट पर अटैक कर दिया, यमन के पोर्ट पर। ठीक है, हाल ही में ओजोफेनी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। यह पेय पदार्थ किस राज्य से संबंधित है? ओजोफेनी ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है भारत के गोवा राज्य में। गोवा में वैसे भी अल्कोहल काफी फेमस है, तो एक अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है ओजोफेनी को। अब यहां पर ओजोफेनी की बात करें तो इसे काजू से भी बनाया जाता है और कुछ फलों से भी बनाया जाता है, स्पेशली नारियल से। तो गोवा के इस पेय पदार्थ को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, काजू फेनी और नारियल फेनी के रूप में इसे बनाया जाता है, नारियल और काजू के रस से। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 10 साल के लिए दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एक यूनिक पहचान है, आइडेंटिटी है, उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लाया गया था, और इसके तहत पहली बार भारत में जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को 2004 में।
जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? भारत में जो रियल जीडीपी है ना, अभी तक उसको 2011-12 के आधार वर्ष पर मापा जाता था। अब उसे मापा जाएगा 2022-23 के आधार वर्ष पर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि जीडीपी का अब नया आधार वर्ष 2022-23 रहने वाला है। पहले क्या था? पहले था 2011-12। अब देखिए क्या होता है कि 5-10 साल में जीडीपी का आधार वर्ष चेंज करते हैं ताकि एग्जैक्ट सही जीडीपी का आंकलन किया जा सके। दो तरीके की जीडीपी काउंट की जाती है, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी के लिए एक बेस ईयर यूज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन का कोई प्रभाव ना पड़े और जीडीपी को काउंट किया जा सके। तो 2015 में आधार वर्ष बदला गया था, तब 2011-12 किया गया। उसके पहले 2004-5 का आधार वर्ष यूज कर रहे थे 2015 के पहले। 2015 में नया आधार वर्ष लिया गया 2011-12 का, और अब नया बेस ईयर लिया गया 2022-23। ठीक है, तो यह हो गया है अब चेंज। रियल जीडीपी में बेस ईयर लिया जाता है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें करंट जो ईयर है उसी से काउंट किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन भी काउंट हो जाता है। तो यह है दोनों जीडीपी में अंतर। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ और चीजों के लिए भी बेस ईयर चेंज किए। सारे बेस ईयर फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे, फिर जीडीपी को 2022-23 के बेस ईयर से काउंट किया जाएगा। अच्छा, अदर कौन से बेस ईयर बदले? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए पहले बेस ईयर था अभी तक 2012, अब हो गया है 2023-24। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बेस ईयर 2011-12 था, अब यह हो गया 2022-23। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर 2011-12 था, जिसे अब किया गया 2022-23। कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है आगे आने वाले 3 साल के लिए। इंडिया 2026 से लेकर 2028 तक अब इस संस्था के सदस्य के रूप में काम करेगा। ठीक है, 2026 से 2028 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडिया को सदस्य घोषित किया। 1 जनवरी 2026 से इंडिया का कार्यकाल शुरू होगा। वैसे 18 देशों को सदस्यता दी गई है, उसमें से एक इंडिया भी है। यहां पर अगर हम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक है। काम क्या है? इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से संबंधित नीतियों की सिफारिश करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापना 26 जून 1945 को की गई। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 54 कंट्रीज वर्तमान में यहां पर मेंबर के रूप में देखने को मिलती है। अभी 18 नई कंट्रीज बनी हैं, पहले वाली 18 हटी और 18 नई ऐड हुई, जिसमें एक है इंडिया। 2026 से 2028 तक अपने पद को होल्ड करेगा सदस्य के रूप में। काम क्या है संस्था का? दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट में सहयोग को बढ़ावा देना, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास जैसे मुद्दों पर यह कार्य करता है। मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम की बात करते हैं तो यूएई की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं मोहम्मद वसीम। मई 2025 के इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनको चुना गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 के लिए। घोषणा 2026 में हुई है अभी। इसके अलावा यहां पर यह याद रखिएगा कि जो मोहम्मद वसीम है ये इनका दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, क्योंकि इसके पहले अप्रैल 2024 में भी इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025 के लिए यह घोषित की गई क्लोई ट्रियन, जो कि आती है साउथ अफ्रीका से। विमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2025। रोहिणी ग्राम पंचायत को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत गोल्ड अवार्ड दिया गया। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर बात हो रही है रोहिणी ग्राम पंचायत की। इसे हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत गोल्ड अवार्ड दिया गया। यह पंचायत हमको देखने को मिलेगी भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है,
रोहिणी ग्राम पंचायत। तो महाराष्ट्र का एक जिला है धुले, यहां पर पूर्णतः आदिवासी बहुल एक ग्राम पंचायत देखने को मिलती है जहां पर पूरा आदिवासी समुदाय रहता है, रोहिणी ग्राम पंचायत। इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है क्योंकि ई गवर्नेंस को इसने अपने यहां पर बखूबी तरीके से लागू किया है। तो एक कैटेगरी है जो नई बनाई गई है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत। इस कैटेगरी का नाम है ग्रास रूट इनिशिएटिव कैटेगरी, मतलब जमीनी स्तर की पहल श्रेणी। भारत की वह 1,45,000 ग्राम पंचायतों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें विनर रही कौन? रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र के धुले जिले में। इसके अलावा जो अदर जैसे सिल्वर अवार्ड, ब्रॉन्ज अवार्ड, ये अगर इनकी बात करते हैं तो गोल्ड अवार्ड तो पता चल गया। सिल्वर अवार्ड दिया गया है इसी कैटेगरी में वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत को, ये देखने को मिलेगी वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा राज्य में। इसके अलावा 2 ज्यूरी अवार्ड दिए गए, एक है पलसाना ग्राम पंचायत सूरत में, गुजरात में, और एक सुआकाती ग्राम पंचायत जो कि ओडिशा के केंदुझर जिले में देखने को मिलेगी। तो ये 4 अवार्ड याद रखना, बड़े बड़े पूछे जाते हैं। पुरस्कार कौन देता है? तो एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इस अवार्ड को प्रदान करते हैं। जो गोल्ड विनर है उसको 10 लाख रुपए की प्राइज मनी, और जो सिल्वर विनर है उसको 5 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, यह बना है भारत में कर्नाटका का बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं फॉरेस्ट विभाग के, उसके आधार पर एक सर्वे किया गया और पता चला कि बेंगलुरु में 80 से 85 लेपर्ड है, और इसके आधार पर अब भारत की लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। अभी तक भारत की लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया थी मुंबई, जहां पर लास्ट बार जब सर्वे किया गया तो यहां पर 54 लेपर्ड थे, और अब 80 से 85 लेपर्ड हो गए हैं बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु में कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बेंगलुरु के क्षेत्र में आता है। यहीं पर 54 लेपर्ड देखने को मिले, और आसपास के क्षेत्रों को मिला लें तो टोटल 80 से 85 लेपर्ड मिले हैं बेंगलुरु में। तो भारत की लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कौन हो गया? बेंगलुरु। डी गुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए फिडे की रैंकिंग होती है, फिडे परफॉर्मेंस के आधार पर, शतरंज में परफॉर्मेंस के आधार पर अंक प्रदान करता है, और उसके आधार पर फिडे रैंकिंग निकलती है। अब अगर किसी को 2500 फिडे रैंकिंग किसी की पार हो जाती है तो उसको ग्रैंड स्लैम का खिताब, सॉरी ग्रैंड स्लैम बोल रहा हूं, ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। अब यहां पर फिडे की रैंकिंग में भारत के डोम राजू गुकेश को पीछे छोड़कर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाले चेस प्लेयर हो गए हैं अर्जुन एरिगेसी। भारत के तेलंगाना राज्य से आते हैं अर्जुन एरिगेसी। इनकी वर्तमान में फिडे रैंकिंग देखने जाते हैं तो ये 2782 पॉइंट है। वहीं पर अगर डी गुकेश की बात करते हैं तो ये 2776 पॉइंट के साथ इंडिया में दूसरे नंबर पर है। तो इनको पीछे छोड़ा है अर्जुन एरिगेसी ने 2782 पॉइंट के साथ, फिडे पॉइंट के साथ। ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर अब कौन? अर्जुन एरिगेसी। वहीं पर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पहले नंबर पर है मैग्नस कार्लसन, और उसके बाद आते हैं हिकारू नाकामुरा, ये दूसरे स्थान पर। मैग्नस है नॉर्वे के और हिकारू नाकामुरा है यूएसए के। और 2 तो हो गए इंडिया के, अर्जुन एरिगेसी, डी गुकेश। तीसरे पर इंडिया से है आर प्रज्ञानंद, जो कि 2767 फिडे रैंकिंग को होल्ड करते हैं, तो ये तीसरे नंबर पे हैं इंडिया में। अर्जुन एरिगेसी तेलंगाना से आते हैं, 2018 में भारत के 54वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। विथुट वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो विथुट वनीकरण कार्यक्रम की बात करें तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है केरला राज्य को, केरल स्टेट को। केरल ने क्या किया है कि अपने यहां पर वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को ग्रो करने के लिए एक प्रोग्राम निकाला है। इसमें उद्देश्य क्या है? ग्रीन कवर बढ़ाना राज्य में। यहां पर मलयालम लैंग्वेज में विथुड एक वर्ड है
जिसका हिंदी अर्थ होता है बीज। अब किया क्या जाएगा कि हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से सभी जगह पर फॉरेस्ट एरिया में बीज गिराए जाएंगे ताकि केरल में ग्रीन कवर को बढ़ावा दिया जा सके। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यह पहल है। विथुड वनीकरण कार्यक्रम के नाम से केरल राज्य सरकार ने हाल ही में से शुरू किया है। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट। इसके आधार पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2025 तक इंडिया की जनसंख्या 146 करोड़ 39 लाख 146.39 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2025 की रिपोर्ट है। वर्ल्ड और इंडिया की पॉपुलेशन का कुछ डेटा इन्होंने दिया है। इसने बताया कि अप्रैल 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन अभी 146.39 करोड़ है। इसी के साथ भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है। फर्टिलिटी रेट मीन्स एक महिला अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है, और एक रीजन में टोटल महिलाओं का एवरेज निकाले तो कितने बच्चों की जन्म दर है, तो ये 1.9 है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन का डेटा देखें तो इसमें बताया गया कि दुनिया की जनसंख्या वर्तमान में 8.2 बिलियन है। भारत से रिलेटेड कुछ जनसंख्या का डेटा है, जैसे भारत में 14 साल तक की उम्र के बच्चे 24% है, 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं 17%, 15 से 64 साल जो कि वर्किंग एज ग्रुप है ये 68% है, और एल्डर की बात करें 65 के ऊपर तो ये 7% है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, मतलब जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, अगर इसकी बात करें तो ऑन एवरेज है ना, भारत में लोग कितने साल तक जीते हैं, स्त्री या पुरुष, तो भारत में पुरुष 71 साल तक जीते हैं ऑन एवरेज, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है 74 ईयर ऑन एवरेज। पुरुष कम जीते हैं महिलाओं से, इस रिपोर्ट में बताया गया है। पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म की शुरुआत के उत्सव पर तो पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है, मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बुद्धिज्म धर्म की शुरुआत हुई थी। भारत में इस वक्त जब अशोक का शासन था, मौर्य साम्राज्य के शासक, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा इनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और वहां के उस वक्त जो रिसेंटली राजा थे, उस वक्त के उन्होंने माना जाता है कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये बौद्ध धर्म की शुरुआत को की खुशी में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है पोसोन पोया फेस्टिवल। जून मंथ में यह भी मनाया गया है, पूर्णिमा पर, कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? अभ्यास शक्ति जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और फ्रांस के मध्य में। किसके मध्य में? इंडिया और फ्रांस के मध्य में अभ्यास शक्ति। तो अभी इसका आयोजन किया गया 8th एडिशन 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब अभी किया नहीं गया है, अब ये शुरू होगा, तो 18 जून से शुरू होगा और 1 जुलाई 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। 8th एडिशन है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में, और पहला एडिशन आयोजित किया गया था फ्रांस में। और लास्ट एडिशन की बात करें तो 7th एडिशन 2024 में हुआ था मेघालय के उमरोई में। अब 8th एडिशन शुरू होगा 18 जून को और 1 जुलाई तक ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस के शहर ला कैवेलरी में। ओके, सामान्य परिस्थितियों में तो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार ये कंटिन्यू 2 साल में आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार भी किया गया था और इस बार भी किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज शक्ति है इंडिया और फ्रांस के मध्य में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके अलावा विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यह हर साल मनाया जाता है 14 जून को। रक्तदान के प्रति लोगों को अवेयर करना और जो रक्तदाता है उनको सम्मान देना, इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। पूछा जाता है काफी एग्जाम में, कब मनाया जाता है? 14 जून को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे पहली बार 2004 में से मनाया गया। 2025 की थीम की बात करें तो गिव ब्लड गिव होप, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है 2025 में, गिव ब्लड गिव होप। हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं? तो अभी आपको पता है, जैसे हैदराबाद में एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, AI-171 है ना, फ्लाइट का नाम था। ये क्रैश हो गई थी, जितने भी 242 लगभग पैसेंजर थे उनकी मृत्यु हुई, एक पैसेंजर वहां पर बचे हैं। विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर सीएम रहे हैं भारत के गुजरात राज्य के, विजय रूपाणी। ठीक है, तो इनका हाल ही में हो गया निधन। तो उड़ते ही 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गया था विमान। जो विमान के पायलट थे उन्होंने मैडे कॉल भी किया था। कल के सेशन में मैंने आपको मैडे कॉल समझाया भी था। विजय रूपाणी की बात करें, गुजरात से संबंधित है, गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में 2 बार इन्होंने सीएम का पद संभाला है, एक तो 13वीं गुजरात विधानसभा में और एक 14th गुजरात विधानसभा में। पहला कार्यकाल 2016 से 2017 तक था 13वीं विधानसभा में, और फिर 14th गुजरात विधानसभा में 2017 से 2021 तक भी इन्होंने दूसरी बार कार्यकाल संभाला है। अब इनका निधन हो गया। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-1990 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीर इंसर्जेंसी बुक की बात करें तो इसको लिखा है कर्नल योगिंदर कंधारी, जो कि एक रिटायर कर्नल है, योगिंदर कंधारी। इन्होंने इस बुक को लिखा और हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया है भारत के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने। लिखने का श्रेय दिया जाता है रिटायर्ड कर्नल योगिंदर कंधारी को। देखिए, योगिंदर कंधारी की बात करें ना तो ये बहुत समय तक कश्मीर में पोस्टेड रहे और कश्मीर में काफी सारे अलग अलग ऑपरेशंस को इन्होंने हेड किया है। तो उस दौरान इन्होंने जो कश्मीर की स्थिति देखी उसके बारे में अपनी इस बुक में लिखा है। कश्मीर घाटी में जो उग्रवाद है, कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था, उन सब पर बेस्ड ये बुक है कश्मीर इंसर्जेंसी। रिटायर्ड कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा इसे लिखा गया, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में आयोजित किया गया? तो एक एक्सरसाइज है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है और इसका आयोजन किया जाता है भारत और अमेरिका की एयरफोर्स के मध्य में। तो आंसर हो जाएगा यूएसए। पहली बार ही इसका आयोजन हुआ। उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये मई के एंड में शुरू हुआ था और जून के मिड में अभी ये 2-3 दिन पहले खत्म हुआ है। तो यूएसए और भारत के मध्य में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। इसका जो भारत की ओर से गरुड़ स्पेशल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल टुकड़ी है, इसने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और समापन गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में ही किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत में देखने को मिलता है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के मध्य में पहली बार इंडिया में आयोजित किया गया। दोनों देशों की एयरफोर्स के मध्य में कोलैबोरेशन को स्थापित करना, आपसी रिलेशन को स्थापित करना इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मैंने आपको अभी अभ्यास शक्ति बताया, इंडिया और फ्रांस की सेना के मध्य में आयोजित किया गया, और एक खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया है मंगोलिया के उलान बाटोर में। यहां पर भी भारत पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। तो खान क्वेस्ट मंगोलिया के उलान बाटोर में 2025 में आयोजित किया गया। यह बहुराष्ट्र मिलिट्री एक्सरसाइज है। इनमें से कौन सा देश हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं बना है।
तो इन चारों में से लातविया, लाइबेरिया और बहरीन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर बने हैं, लेकिन सूडान इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन हमारा यही था। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, कैसे परमानेंट, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी मेंबर, अस्थायी सदस्य इनको बोलते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल का, ठीक है। हर साल 5 सदस्यों की प्लेस चेंज होती है, 5 सदस्यों की प्लेस हर साल चेंज होती है। तो अभी जो नए 5 सदस्य अस्थायी मेंबर बने हैं जो कि 1 जनवरी 2026 से अपना पद संभालेंगे, वो है बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और लाइबेरिया। इसमें सूडान शामिल नहीं है। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक ये अपने पद को 2 साल के लिए होल्ड करेंगे। इन 5 देशों में से लातविया ऐसा देश है जो कि पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना है, पहली बार। तो 10 अस्थायी सदस्य, हर साल 5 मेंबर बदलते हैं और 1 मेंबर का कार्यकाल हो जाता है 2 साल का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की यह बॉडी काम करती है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जो 10 अस्थायी सदस्य अभी तक हैं उनकी बात करें तो अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया। अब इसमें जो 2025 का ईयर आप देख रहे हो ना, इनका कार्यकाल खत्म होगा, जैसे अल्जीरिया, गुयाना, और तो जो 2025 के आप सन देखोगे इनका कार्यकाल अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ज्वाइन करेंगे कौन, उसके बाद ज्वाइन करेंगे बाकी के 5 मेंबर। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? 12वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन 2026 में किया जाएगा इंडिया में। अभी 2025 में 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया गया 3 से लेकर 5 जून 2025 तक ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में। भारत के जो लोकसभा स्पीकर है ना, ओम बिरला, इन्होंने भारत के डेलीगेशन ग्रुप का नेतृत्व किया था। अब इस बैठक के बाद डिसाइड किया गया कि 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इंडिया को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। अच्छा, आयोजन क्यों किया जाता है? दुनिया की जितनी भी देशों की पार्लियामेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन के जो कि ब्रिक्स के नॉर्मली मेंबर है, उन पार्लियामेंट के लोग आपस में मिलकर दुनिया की जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उन पर चर्चा कर सके। जैसे इकोनॉमिक, पीस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, हेल्थ, एआई, इन सभी मुद्दों पर पार्लियामेंट्री मेंबरों के मध्य में यहां पर चर्चा की जाती है। तो 11th हो गया है अभी जून में, कहां पर? ब्राजील के ब्राजीलिया में। और 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम आयोजित किया जाएगा 2026 में इंडिया में। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हो, 11 देशों का एक संगठन है, एक इंटरनेशनल ग्रुप है। शुरुआत में 4 देश थे, 2006 में ये अनऑफिशियल बन गया था, लेकिन 2009 में इसकी ऑफिशियली घोषणा की गई थी। तो 2009 में पहला समिट भी हुई थी इसकी रशिया में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है और ये ब्रिक्स से हो जाता है ब्रिक्स। उसके बाद 6 और मेंबर अलग अलग समय पर इसमें जुड़ते हैं और वर्तमान में ब्रिक्स में 11 मेंबर है। इसकी 16वीं समिट 2024 में लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी कजान के रशिया में, और इस बार ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ओके, तो ये सारी डिटेल हो जाती है ब्रिक्स की, और यहां पर हमने 9 से लेकर 15 जून तक के सभी करंट अफेयर को यहां पर आज के वीकली सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए जीएस के 10,000 वन लाइनर को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।